तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि स्काई रिवर कोर्ट और रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहां पर बाई अपने ब्लड एंसेस्टर की बॉडी का यूज करके इविल बैंडेड ट्री को डीएक्टिवेट कर देता है, पर इसमें ब्लड एंसेस्टर की बॉडी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके बाद रिवर डिफाइनिंग सेक्टर की पूरी आर्मी स्काई रिवर कोर्ट पर हमला कर देती है। इसी दौरान हम बाई और सॉन्ग को देखते हैं, जो स्काई रिवर कोर्ट के ईस्ट और साउथ में जा रहे थे ताकि वो वहां मौजूद ट्विन एरे को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि ट्विन एरे के एक्टिवेट होने पर उन एरिया में मौजूद सारे प्लांट्स एक वेपन बन जाते, जो उनके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिलैम्प पर मौजूद वोटर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर रास्ते में उनका सामना काफी सारे ज़ॉम्बी से हो जाता है, जिस पर बाई के साथ ही उन ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं और बाई को आगे जाकर उस ट्विन एरे को डिस्ट्रॉय करने को कहते हैं, जिस पर बाई उस ट्विन एरे को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई ट्विन एरे को डिस्ट्रॉय करने वहां से निकल जाता है। इसी दौरान स्काई रिवर कोर्ट के ग्रैंड एल्डर खुद से कहते हैं कि उनके पास सही में रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के मुकाबले काफी कम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिलैम्प के वॉरियर मौजूद हैं। इसलिए अगर रिवर डिफाइनिंग सेक्टर ने अपने सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिलैम्प पर मौजूद वॉरियर्स के साथ उन पर हमला कर दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने इस फॉरेस्ट को एक वेपन की तरह यूज करना चाहते थे, ताकि वो रिवर डिफाइनिंग सेक्टर की फोर्स को स्काई रिवर कोर्ट के और ज्यादा अंदर आने से रोक सके। इसलिए ग्रैंड एल्डर अपने सभी डिसाइपल को स्काई रिवर कोर्ट वापस लौटकर उनकी बॉडी को सेक्रीफाइस करने को कहते हैं, ताकि इविल बैंडेड ट्री अपनी पावर को रिकवर कर सके। जिस पर स्काई रिवर कोर्ट में मौजूद सभी प्लांट्स अपने ही सेक्टर के डिसाइपल पर हमला करने लगते हैं और उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्काई रिवर कोर्ट के एलाइट वॉरियर्स की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के वॉरियर्स पर भारी पड़ने लगते हैं। जिस पर बाई को समझ आ जाता है कि वो लोग ग्रैंड एल्डर के ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि स्काई रिवर कोर्ट के ग्रैंड एल्डर का स्टार्टिंग से यही प्लान था कि वो रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के वॉरियर्स के उनके फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद अपनी आर्मी का यूज करके इविल बैंडेड ट्री की पावर को रिकवर कर ले और रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के सभी लोग उसी फॉरेस्ट में मारे जाएं। इसी दौरान लीडर ज़ैंग दूर से उस बैटल को देख रहे होते हैं और ये दुआ कर रहे होते हैं कि बाई और उसके साथी इविल बैंडेड ट्री की फुल पावर को रिकवर होने से पहले ही उस मेन एरे को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने पर ही वो उस वॉर को जीत सकते थे। जिस पर बाई भी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए ट्विन एरे की तरफ बढ़ने लगता है, पर रास्ते में बाई का सामना टोंग से हो जाता है, जो काफी लंबे समय से बाई के वहां आने का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद टोंग बाई को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है, ताकि वो बाई को मारकर अपनी पिछली बारी की बेइज्जती का बदला ले सके। पर तभी स्प्लिट टेल चिकन वहां पर आकर बाई को उस अटैक से बचा लेता है। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर ज़ू वहां पर बाई की मदद करने आ गए थे, जिन्हें लग रहा था कि शायद से बाई किसी मुसीबत में है, और यह देखकर टोंग को काफी गुस्सा आने लगता है और टोंग ग्रैंड एल्डर ज़ू से कहती है कि उसने सोच भी कैसे लिया कि उसके ऐसा फाउंडेशन एस्टैब्लिश रिलैम्प पर मौजूद आदमी उसके जैसे एक हाफ गोल्डन कोर फॉर्मेशन स्टेज के वॉरियर को रोक सकता है। जिस पर ग्रैंड एल्डर ज़ू टोंग को बताता है कि वो सही कह रही है, वो अकेले टोंग को नहीं रोक सकते हैं। पर ग्रैंड एल्डर ज़ू अपने साथ जिस स्प्लिट टेल चिकन को लेकर आया था वो भी हाफ गोल्डन कोर फॉर्मेशन रिलैम्प पर मौजूद था। इसलिए ग्रैंड एल्डर ज़ू बाई को जल्दी से वहां से निकलकर उसका मिशन पूरा करने को कहते हैं और खुद टोंग से लड़ने वहां पर रुक जाते हैं, जिस पर बाई वहां से जाने लगता है। पर टोंग बाई पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी स्प्लिट टेल चिकन अपने फायर वॉटेक्स की मदद से टोंग के हमले को पीछे धकेल देता है, जिस पर टोंग ये फैसला करती है कि वो पहले उस चिकन को ही जान से मारेगी, जिसके लिए टोंग उस स्प्लिट टेल चिकन पर अपने रूट से हमला करने लगती है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर ज़ू स्प्लिट टेल चिकन की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर उनका अटैक टोंग के हमले को नहीं रोक पाता है और टोंग स्प्लिट टेल चिकन को कैप्चर कर लेती है। तभी स्प्लिट टेल चिकन अपने फोनिक फायर वेव का यूज करके टोंग के चुंगल से आजाद हो जाता है, जिस पर टोंग ये फैसला करती है कि वो ग्रैंड एल्डर ज़ू के साथ लड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बाई को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए टोंग वहां से गायब होकर निकलने की कोशिश करती है, जिस पर ग्रैंड एल्डर ज़ू समझ जाते हैं कि टोंग बाई के पीछे जाने की कोशिश कर रही है। इसलिए एल्डर टोंग स्प्लिट टेल चिकन को टोंग के भागने के सारे रास्तों को बंद कर देने को कहते हैं और वो बर्ड उस पूरे एरिया में आग लगा देता है, जिस पर टोंग ग्रैंड एल्डर ज़ू पर हमला कर देती है, जिससे ग्रैंड एल्डर ज़ू रोकने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसमें ग्रैंड एल्डर ज़ू थोड़े घायल हो जाते हैं, जिस पर ज़ू को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ग्रैंड एल्डर ज़ू अपनी इतनी सारी इंजरीज होने के बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए टोंग दोबारा से वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी ग्रैंड एल्डर ज़ू अपनी लाइफ एरे का यूज करके टोंग को एक जगह पर कैप्चर कर लेते हैं, जिस पर टोंग ग्रैंड एल्डर ज़ू से कहती है कि उसे नहीं लगता कि ग्रैंड एल्डर ज़ू ज्यादा देर तक उसे वहां पर रोक कर रख पाएंगे, क्योंकि लाइफ एरे को मेंटेन रखने के लिए ग्रैंड एल्डर ज़ू के पास ज्यादा स्पेशल एनर्जी मौजूद नहीं थी। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर ज़ू ने टोंग को वहां पर इसलिए कैप्चर कर रखा था ताकि उनका स्पेशल टेल चिकन टोंग पर अपना पावरफुल अटैक लैंड कर सके, और स्प्लिट टेल चिकन टोंग पर अपना पावरफुल अटैक लैंड करने में कामयाब रहता है। इसी दौरान हम बाई और सॉन्ग को देखते हैं, जो अपने अपने ट्विन एरे के पास पहुंच चुके होते हैं और अपने डिवाइन ट्रेजर को निकालकर एक साथ उस एरे पर अटैक करके उन दोनों एरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे इविल फॉरेस्ट में मौजूद उस एरे की सारी एनर्जी गायब होने लगती है और स्काई रिवर कोर्ट के ग्रैंड एल्डर इविल फॉरेस्ट पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसमें वो थोड़े घायल भी हो जाते हैं। और ग्रैंड एल्डर ज़ू ये सब दूर से देख रहे होते हैं, जो ये देखकर काफी खुश थे कि उन्होंने इस वॉर में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पर ग्रैंड एल्डर ज़ू की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है, क्योंकि टोंग इस मौके का फायदा उठाकर ग्रैंड एल्डर ज़ू पर पीछे से हमला कर देती है, जिसमें ग्रैंड एल्डर ज़ू काफी घायल हो जाते हैं, जिस पर स्प्लिट टेल चिकन ग्रैंड एल्डर ज़ू की मदद करने की कोशिश करता है और टोंग पर हमला करना शुरू कर देता है और जोर जोर से चिल्लाकर ग्रैंड
एल्डर जू के लिए मदद बुलाने लगता है, पर ग्रैंड एल्डर जू अपने बर्ड से उसकी चिंता करने को मना करते हैं क्योंकि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए ग्रैंड एल्डर जू एक आखिरी बार अपने बर्ड को मरने से पहले अलविदा करते हैं, जो देखकर स्प्लिट टेल चिकन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टोंग पर अटैक करने जाने लगता है। पर टोंग स्प्लिट टेल चिकन की बजाय ग्रैंड एल्डर जू को खत्म करने के लिए उन पर हमला कर देती है, जिस पर स्प्लिट टेल चिकन ग्रैंड एल्डर जू को बचाने के चक्कर में काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद टोंग स्प्लिट टेल चिकन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी चीखों की आवाज ईविल फॉरेस्ट में मौजूद रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के सभी लोग सुन पा रहे होते हैं। जिस पर बाई तुरंत ग्रैंड एल्डर जू की मदद करने निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रैंड एल्डर जू की जान खतरे में है। पर जब बाई वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि ग्रैंड एल्डर जू इस बैटल में हार चुके थे और जल्द ही वो मरने वाले। सेक्टर और स्काई रिवर कोर्ट के बीच वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है, जहां पर बाई अपने ब्लड एंसेस्टर की बॉडी का यूज करके इविल बैनियन ट्री को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसमें ब्लड एंसेस्टर की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस पर स्काई रिवर कोर्ट के ग्रैंड एल्डर अपने डिसाइपल्स का सैक्रिफाइस देकर इविल बैनियन ट्री को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले ही लीडर ज़ैंग ने बाई और सॉन्ग को उन ट्विन एरो को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर बाई और सॉन्ग ट्विन एरो को डिस्ट्रॉय करने निकल जाते हैं और अपने उस मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब रहते हैं, जिससे इविल बैनियन ट्री का रिवाइवल रुक जाता है। पर जब बाई वापस आता है तो वो देखता है कि टोंग उनके ग्रैंड एल्डर जू को जान से मारने वाली होती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोंग स्प्लिट टेल चिकन को टॉर्चर करने के बाद दूर फेंक देती है और ग्रैंड एल्डर जू को जान से मारने वाली होती है। तभी वहां पर बाई आ जाता है, जो ग्रैंड एल्डर जू और स्प्लिट टेल चिकन को काफी ज्यादा बुरी हालत में देखता है, जिस पर बाई ग्रैंड एल्डर जू की मदद करने की कोशिश करता है और उनसे पूछता है कि आखिर उनकी हालत किसने की। पर ग्रैंड एल्डर जू बाई को उन्हें वहीं छोड़कर उसे जल्दी से वहां से निकल जाने को कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्रैप था जहां पर टोंग ग्रैंड एल्डर जू को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो बाई को पकड़ सके। पर बाई ग्रैंड एल्डर जू को उसकी चिंता करने से मना करता है क्योंकि फिलहाल के लिए ग्रैंड एल्डर जू को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तभी वहां पर टोंग की आवाज गूंजने लगती है, जो बाई को बताती है कि उसने ग्रैंड एल्डर जू के बॉडी के अंदर एक पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, इसलिए ग्रैंड एल्डर जू का बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था और बाई बस उन पर अपना समय बर्बाद कर रहा था। और बाई को ग्रैंड एल्डर जू की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि टोंग जल्दी ही बाई को भी ग्रैंड एल्डर जू के पास भेजने वाली थी। और बाई ग्रैंड एल्डर जू को हौसला रखने को कहता है और अपनी सभी टेक्निक का यूज करके ग्रैंड एल्डर जू को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उन्होंने ट्विन एरो को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो लोग जल्दी ही उस वॉर को जीतने वाले थे। तभी वहां पर काफी ज्यादा शोर होने लगता है, जिस पर बाई ग्रैंड एल्डर जू को बताता है कि ये इस बात का सिग्नल था कि रिवर डिफाइनिंग सेक्टर ने अपने मेन अटैक फोर्स को बैटलफील्ड पर डिप्लॉय कर दिया था और उनके सभी साथी तेजी से स्काई रिवर कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। पर इससे पहले कि ग्रैंड एल्डर जू इस बात की खुशी मना पाते, उनका निधन हो जाता है, जिस पर बाई ग्रैंड एल्डर जू और स्प्लिट टेल चिकन को एक साथ श्रद्धांजलि देता है और उनकी आत्मा की शांति की दुआ करता है। तभी टोंग बाई से कहती है क्योंकि बाई रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का लीडर है, इसलिए वो बाई को उसके साथी को श्रद्धांजलि देने का मौका दे रही थी, वरना वो अब तक बाई को मार चुकी होती। जो सुनकर बाई का गुस्सा उसके सर पर चढ़ने लगता है और बाई टोंग से वादा करता है कि टोंग को अपनी इस गलती की सजा उसके खून से चुकानी होगी। पर टोंग को बाई की धमकी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो बाई को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। पर बाई गुस्से में पूरी तरह से अंधा ही हो गया होता है और वो टोंग के अटैक को चीरता हुआ टोंग पर हमला करता है, जहां पर टोंग बाई की बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और बाई जल्दी ही उस बैटल में अपर हैंड पर आ जाता है और टोंग को काफी ज्यादा घायल कर देता है। पर तभी टोंग बाई पर अपना अटैक करने लगती है, जिसे देखकर बाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टोंग ने उस पर फ्लोरा कम्युनिकेशन टेक्निक से हमला किया था और टोंग बाई को अपने उस अटैक के अंदर कैद कर लेती है, जहां पर टोंग बाई पर चारों तरफ से अपने टेक्निक का यूज करके अटैक कर रही होती है, जिसमें बाई काफी ज्यादा घायल हो जाता है और टोंग बाई से कहती है कि वो उस जैसे डाउन स्ट्रीम के लो लेवल कल्टीवेटर से कभी नहीं आ सकती है। तभी बाई अपनी हेवनली मैन की ऑरा को अनलीश करके उस फ्लोरा डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी आई ऑफ द लॉ का यूज करके टोंग की पोजीशन का पता लगाकर उस पर हमला कर देता है और वो दोनों ही टोंग के अटैक की रेंज से बाहर निकल जाते हैं। और बाई के उस अटैक से टोंग को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी टोंग हार नहीं मानती है और बाई से कहती है कि भले ही बाई ने अपनी बॉडी और माइंड को कल्टीवेट किया हो और अजीबोगरीब टेक्निक का यूज करता हो, लेकिन यह सब उसे हराने के लिए काफी नहीं था। जिसके बाद टोंग बाई पर अपने फ्लोरा टेक्निक से अटैक करती है, जिस पर बाई भी अपनी फ्लोरा वेपराइजिंग टेक्निक का यूज करके टोंग के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है। पर तभी टोंग इविल बैनियन ट्री की एनर्जी का यूज करने लगती है और बाई पर भारी पड़ने लग जाती है, पर इसके बावजूद भी बाई टोंग के अटैक के सामने डटा रहता है और अपने हेवनली मैन की को एक बार फिर से अनलीश करता है, जिससे बाई को काफी ज्यादा पावरफुल बूस्ट मिलता है और उसकी शॉकवेव से टोंग काफी दूर उड़ जाती है, जिससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका सुप्रीम ट्रेजर इविल बैनियन ट्री बाई को अपनी एनर्जी क्यों दे रहा है। जिस पर बाई टोंग को बताता है कि उसको ये पावर उनके इविल ट्री से नहीं मिल रही थी, बल्कि बाई को ये पावर उसके हेवनली मैन पास से मिल रही थी, जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। जो सुनकर टोंग ये सोचने लग जाती है कि आखिर डाउन स्ट्रीम के अंदर कोई ऐसा शख्स कैसे मौजूद हो सकता है जिसके पास हेवनली मैन पास की पावर मौजूद हो। ऊपर से बाई की उम्र टोंग से काफी ज्यादा कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी बाई के पास लगभग टोंग जितना बैटल एक्सपीरियंस मौजूद होता है और साथ ही बाई कई ऐसी सारी टेक्निक जानता था जो टोंग की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती थी। और यह सब सोचकर टोंग को बाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि टोंग बाई जैसे डाउन स्ट्रीम के लो लेवल डिसाइपल से हारना नहीं चाहती थी। तभी टोंग जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी बॉडी से एक पावरफुल शॉकवेव निकलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इमॉर्टल ली को देखते हैं, जो कि स्काई रिवर कोर्ट के लिंजी से
फाइट कर रहे थे, जहाँ पर लिंजी इमॉर्टली से कहता है कि भले ही उन लोगों ने उनके पूरे इविल बैंडेड ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया हो और उनके ट्विन एरो को भी डिसेबल कर दिया हो, लेकिन इसके बदले रिवर डिफेंडिंग फैक्ट्री के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लैंप पर मौजूद वॉरियर्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लिंजी की नजर एक तरफ जाती है जिस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी दौरान हम बाई को देखते हैं जिससे उस एक्सप्लोजन की वजह से काफी सारी इंजरीज हो गई थी, क्योंकि बाई को कभी उम्मीद नहीं थी कि टोंग उसे हराने के लिए अपना फॉल स्कोर सैक्रिफाइस कर देगी। इसी दौरान टोंग की बॉडी धीरे धीरे रूट से कवर होने लगती है और टोंग बाई से कहती है कि वो आज उनके सेक्टर के सीक्रेट टेक्निक का यूज करके बाई और सभी टर्मिनल्स लगा रही है, इसलिए वो भी अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए टोंग पर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। तभी उस पूरी जगह पर पानी भरने लगता है और वो जगह डूबना स्टार्ट हो जाती है और वो पूरा पानी बाई का कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से बाई टोंग पर अटैक करके उसे हरा देता है, जिससे दूर मौजूद लोग भी देख पाते हैं क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा बड़ा था। साथ ही वहाँ का मौसम खराब होने लगता है और एक जायंट क्रिएचर बादलों के पीछे से नीचे आने लगता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।